नमस्कार दोस्तों, आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का नया टॉपिक है डायबिटिक फुट के ऊपर। अब डायबिटिक फुट क्या होता है? ऐसा देखा गया है कि फुट प्रॉब्लम सबसे ज्यादा डायबिटिक लोगों में पाई जाती है। कम से कम 15% जो डायबिटिक लोग हैं दे लैंड अप विद सम और द अदर काइंड ऑफ फुट प्रॉब्लम्स। और ये ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ी कोई चीज हुई और एकदम फुट प्रॉब्लम आ गई। छोटा सा स्क्रैच भी लगता है, छोटा सा क्रैक आता है या छोटी सी कोई डिफॉर्मिटी होती है, वो इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि एम्पुटेशन की जरूरत पड़ जाती है। तो ये देखा गया है कि डायबिटिक लोग जब भी एडमिशन होती है उनकी अस्पताल में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनकी प्रॉब्लम है वो फुट की ज्यादा रहती है, फुट प्रॉब्लम रहती है या फुट अल्सरेशन रहता है। और ये पाया गया है कि एक इंसान जो डायबिटिक है वो अपनी लाइफ टाइम में उसको 25% चांस है डायबिटिक फुट या फुट अल्सरेशन होने के इन कंपैरिजन विद अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल। अगर हम एक साल का प्रेवलेंस देखते हैं पर एनम, तो वी विल फाइंड दैट देयर आर 2% ऑफ द पीपल who've been diagnosed with foot ulcers. But this is the most common, diabetes is the most common cause of lower extremity amputation, that too non-traumatic, यानी कि बिना कोई चोट लगे हुए एक डायबिटीज ही ऐसी बीमारी है जिसके चलते लोअर एक्सट्रीमिटी यानी कि लोअर लिम्ब की एम्पुटेशन होती है। और ये हमारे देश में भी और पूरी दुनिया में ये चीज बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन है कि अपनी डायबिटीज यानी कि अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखें। स्पेशली जो लोग ओल्डर पीपल हैं और जो लोगों को डायबिटीज बहुत सालों से चल रही है, उन लोगों को और भी ज्यादा एहतियात रखनी चाहिए, क्योंकि इन सब लोगों में कोई ना कोई और रिस्क फैक्टर भी बन जाता है जिसके चलते फुट अल्सरेशन या फुट प्रॉब्लम होनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बन जाती है। तो अब ये पाया जाता है कि क्या इसका कॉज क्या है, फुट अल्सर होता कैसे है। तो देयर आर 3 मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब वो क्या 3 मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं? एक है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, एक है न्यूरोपैथी और एक है इन्फेक्शन। अब पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज क्या चीज होती है? पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, पेरिफेरी से मेरा मतलब है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी कि पेरिफेरीज, चाहे वो हैंड हो चाहे वो फीट हो। वैस्कुलर से मेरा मतलब है वेसल्स यानी कि ब्लड वेसल्स। अब उसकी बीमारी कैसे होगी? कोई ना कोई ब्लॉकेज हो जाएगा पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में। जैसे हमारी आर्टरीज में, हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज होता है तो इन्फेक्शन और हार्ट अटैक आता है। इसमें भी ऐसा ही होता है कि आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज की जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाता है। अब ब्लॉकेज किस चीज से होता है? ब्लॉकेज मोस्टली दे वुड बी फैटी डिपॉजिट्स और कैल्शियम डिपॉजिट्स। तो जब आर्टरी ब्लॉक हो गई, ऑब्वियसली सर्कुलेशन इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो उस एरिया में यानी कि पैर के एरिया में फिर अल्सर्स और अल्सर्स के बाद फिर इन्फेक्शंस, ये सब होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो लेकिन इंडिया में पाया गया है कि जो फुट प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ड्यू टू डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब न्यूरोपैथी से क्या मतलब है कि आपकी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। नर्व्स डैमेज में इसमें 2 तरीके की न्यूरोपैथी होती है। एक होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दूसरी होती है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी फिर वही बात हो गई कि आपके एक्सट्रीमिटीज पे, या चाहे हाथ में हो चाहे पांव में हो। तो अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी में नर्व्स ब्लॉक हो जाती हैं यानी कि नसें ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं और पेशेंट को क्या सेंसेशन ही नहीं रहती। टिंगलिंग होगी, नंबनेस होगी या जलन होगी, या फिर जैसे नंबनेस हो गई तो पेशेंट को कोई सेंसेशन नहीं है, यानी कि जो दर्द, जो पेन एक प्रोटेक्टिव सेंसेशन है वो पेशेंट की खत्म हो जाती है। और सेंसेशन ना होने के चलते फिर कोई छोटे छोटे ट्रॉमास भी हुए, छोटी सी भी चोट लगी जो अननोटिस चली गई, जिसका पता नहीं चला, धीरे धीरे करके उसमें इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो अल्सर बन गया। अल्सर बाद में गैंग्रीन बन गया और गैंग्रीन के बाद फिर हमको उसको
काटना पड़ जाता है, यानी कि एम्पुटेट करना पड़ जाता है। चाहे वो एक टो को एम्पुटेट करना पड़ता है, चाहे आधे पाँव को एम्पुटेट करना पड़ता है, चाहे लेग तक एम्पुटेट करना पड़ता है। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। अब जो मैंने बताया था पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, तो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज होता किन कारणों के कारण है? सबसे पहले एजिंग। ऑब्वियसली जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी आर्टरी स्टिफ होंगी, नैरो होंगी, सर्कुलेशन कम होगी। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग। जो लोग स्मोक करते हैं उनके अंदर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज आता है, जिससे कि फुट अल्सर्स और फिर फुट में प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ जाती हैं। और डायबिटीज तो है ही एक रीजन। तो इसलिए पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। स्पेशली जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए तो स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग और डायबिटीज इकट्ठे जोड़ दिया जाए तो ये जहर है। इट इज अ फेटल कॉम्बिनेशन फॉर अ पेशेंट। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि try keeping your sugar levels normal and try quitting smoking. स्मोकिंग सिर्फ सिगरेट स्मोक करना नहीं होता। जो लोग गुटखा, पान ये सब भी चबाते हैं ये भी इसमें आता है। तो अपने आप को इन चीजों से बचा के रखिए। फिर है तीसरी चीज आपकी इन्फेक्शन। ऑब्वियसली अगर आपके शुगर लेवल्स ज्यादा हैं और एक चोट लगी है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं चला, अननोटिस्ड है, तो उसमें इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाता है। तो इन्फेक्शन से अल्सर, अल्सर से गैंग्रीन। नेक्स्ट जाती है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में वो सारी नर्व डैमेज हो जाती हैं जिनमें कि हमारी डे टू डे यूज होती है, यानी कि रोजमर्रा में जो काम होते हैं उन सब में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट रेट, आपका बबल एंड ब्लैडर हैबिट्स, आपका विजन वगैरह। तो जैसे कि जिन लोगों को ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होगी उनमें पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो जाएगा। पोस्चुरल हाइपोटेंशन से मेरा मतलब है कि जब वो बैठ के उठेंगे तो एकदम उनका बीपी ड्रॉप करेगा, उनको डिजीनेस, गिडीनेस, फेंटिंग, डिमनेस ऑफ विजन ये सब होगा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगा, हेजिटेंसी होगी, रात के समय यूरिन बार बार पास करना पड़ता है। तो इस तरीके से ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी भी हो जाती है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन डायबिटीज इज स्वेटिंग को भी वो कंट्रोल करता है। तो डायबिटिक्स में क्या होगा कि वो स्वेटिंग होनी कम हो जाएगी, एनहाइड्रोसिस हो जाएगी, तो उनके पैरों में वो ड्राइनेस होगी, ड्राइनेस से फिर वो क्रैक्स बन सकते हैं। क्रैक्स क्योंकि न्यूरोपैथी ऑलरेडी सेटिंग है तो उनको पता ही नहीं चलेगा, अननोटिस जाएगा, कोई और चोट लगी, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन से गैंग्रीन बना, अल्सर, अल्सर से गैंग्रीन, और उसके बाद उनकी एम्पुटेशन होने के चांसेस बन जाते हैं। सो डायबिटीज इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट नॉन ट्रॉमेटिक रीजन फॉर लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन। सो यू हैव टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ योर फुट, बिकॉज इसकी छोटी सी छोटी चीज से बहुत कॉन्सिक्वेंसेस इसके बहुत बैड आ सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो लोग डायबिटिक हैं जब वो नहा के निकलते हैं तो वो ध्यान दें कि उनके पाँव में कोई चोट तो नहीं है, अपने पाँव की उंगलियों को देखें, उनको मॉइस्चराइज करें, उनको सूखने ना दें, ड्राई ना होने दें। अब क्या ऐसे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जिससे कि डायबिटिक फुट होता है? इसमें सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों की ऑलरेडी एम्पुटेशन हो चुकी है उनमें ज्यादा चांसेस हैं दोबारा से डायबिटिक फुट होने के, या जिन लोगों को पहले फुट अल्सर हो चुका है उन लोगों में भी दोबारा फुट अल्सर होने के चांसेस हैं, या जिन लोगों को पैर में डिफॉर्मिटीज आ चुकी हैं, जैसे मैंने बताया क्लॉ टोज या हैमर टोज, तो ऐसे लोगों में भी ज्यादा इन्फेक्शन होने के या डायबिटिक फुट होने के चांसेस होते हैं। जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं, जिन लोगों के शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं है, उनमें और भी ज्यादा चांसेस हैं। फिर है जिनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है या जिनको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है, ऐसे लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए अपने पैरों की तरफ, क्योंकि ये एक रिस्क फैक्टर ऑलरेडी उनके अंदर है डायबिटिक फुट होने के लिए। ये देखा गया है कि ओल्डर पीपल या पीपल who have diabetes for a longer period of time, इसमें 50 से 60% लोगों में कोई ना कोई रिस्क फैक्टर सेट इन हो जाता है जिससे कि वो डायबिटिक फुट उनको
हो जाए, हो सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि फुट अल्सर्स किन लोगों में होगा अगर ये लोग इन फिटिंग शूज पहनते हैं, यानी कि टाइट जूता पहना या कोई ऐसी हाई हील्स पहनी जिससे कि उनके पैर में थोड़ी सी भी चोट लग सकती है, तो ऐसे में फुट अल्सर होने के चांसेस फिर ज्यादा हो जाते हैं। तो उनको बहुत ध्यान देना है कि क्या जूता पहन रहे हैं। पाँव के नाखून भी काटते वक्त बहुत ध्यान से काटना है कि वो कोई इंजरी कर देंगे। जो नेल के अराउंड का एरिया है, एडजेसेंट एरिया, उसे पेरोनाइकिया कहते हैं, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर जो उनको कैलस, मैंने बताया कि स्किन जो है वो बहुत थिक हो जाती है, जो कैलस है उसको वो खुद ही डिब्राइड कर देते हैं, खुद ही काट देते हैं, या उन पे कॉर्न कैप्स लगा देंगे या कुछ इस तरीके से करेंगे। तो ये सब आपको नहीं करना। यू शुड बेटर मीट अ पोडियाट्रिस्ट फॉर गेटिंग दीज थिंग्स डन, क्योंकि ये सब करने से आप छोटी सी भी चोट लगाएंगे और आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, डायबिटिक फुट हो जाएगा, अल्सर्स हो जाएंगे। सो यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ योर फुट। एंड आज के वीडियो में मैंने ये सारा बहुत बेसिक बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको क्या स्टेजिंग है डायबिटिक फुट की, किस तरीके से इसको मैनेज करना है, कैसे इसमें प्रिकॉशंस लेने हैं। थैंक यू।